Can you hear me online? Online students? Yeah. Partnership accounting. ठीक है, इतना सारा कॉन्सेप्ट है इसमें. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, JLP, dissolution, amalgamation, conversion, sale, and then last concept is LLP. LPP नहीं, LLP. ठीक है, उसमें जाएंगे बाद में. नो, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्ट साथ में मिलके बिजनेस करता है. ओके, हाँ, इधर देखो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब पार्टनरशिप है और बोलने से इट डजंट मीन दैट ऑल पार्टनर्स नीड टू वर्क. देयर कैन बी वन वर्किंग पार्टनर, ऑल अदर्स आर स्लीपिंग पार्टनर्स. ओके, स्लीपिंग पार्टनर्स मतलब दे विल नॉट डू एनी वर्क बट दे विल कंट्रीब्यूट सम अमाउंट. मीन्स सपोज देयर आर ABC, बी एंड सी कैपिटल दे दिया, ये कैपिटल दिया नहीं लेकिन वो काम करेगा आके. ऐसा भी होगा पार्टनरशिप में. ठीक है, और सिर्फ 10,000 दिया कैपिटल, वो लोग ने 1 करोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या था ये? नॉट लिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड मतलब सबका, सॉरी, सबका सबको पैसे जाएगा. मतलब व्हेन द फर्म्स एसेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स एसेट्स आर लेस देन लाइबिलिटीज. ठीक है, खुद का पर्सनल एसेट्स भी अटैच होगा इसमें. अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऐसा ना. हाँ, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन रहना चाहिए. ठीक है, 2 और मोर. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस. इंटेंशन क्या था? जो प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा शेयर करेगा. सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा रहेगा. एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस तो रहना पड़ेगा. एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्संस कंसर्न, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है. सेक्शन 4 ऑफ 1932 पार्टनरशिप एक्ट. डेफिनेशन क्या बोला देखो. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मिनिमम 2 पार्टनर्स रहना चाहिए. मैक्सिमम कितना था कंपनीज एक्ट में देखो, 100 persons. No association of partnership consisting of more than 100 number of persons as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business. ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से. ठीक है. रूल 10 ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइज द लिमिट एज 50, thus the maximum number is 50 only. एक्ट में कुछ 100 बोला है लेकिन बाद में रूल रिलीज किया था कंपनीज रूल्स बोल के. ठीक है, उसमें 50 को लिमिट किया तो अल्टीमेटली 50 है मैक्स. ठीक है. अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या क्या होगा फाइनल अकाउंट्स में? ट्रेडिंग P&L होगा, बैलेंस शीट होगा, पता है आप लोग को. लेकिन एडिशनली क्या आएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको P&L अप्रोप्रिएशन में लेके जाएगा. जैसे कि आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो P&L में लेके आ रहा है. ऐसा और नो, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट. ऐसा और नो, इधर P&L अप्रोप्रिएशन में लेके आएगा जो नेट प्रॉफिट आएगा. सर क्यों? अप्रोप्रिएशन इस अकाउंट में करेगा. सर अप्रोप्रिएशन मतलब क्या है? बिटवीन द पार्टनर्स जो है वो सब अप्रोप्रिएशन. ठीक है. एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें लेके आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसमें करेंगे. ऐसा कुछ सैलरी देना है किसी पार्टनर को जो सैलरी देना है वगैरह इसमें आएगा. ठीक है. इसमें से जो प्रॉफिट निकलेगा वो कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट में जाएगा. तो एडिशनल कैपिटल अकाउंट्स भी बनाना चाहिए.
P&L में नहीं आएगा पार्टनरशिप के केस में, ठीक है। पार्टनरशिप के केस में तो ये P&L अप्रोप्रिएशन में है, हम देख लेते हैं, ठीक है। P&L अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा, ओके। कैपिटल अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा। सेल प्रोप्राइटर में ओपनिंग कैपिटल वगैरह करके सब हम लायबिलिटी सेट बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, लेकिन इस केस में ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं है, चारों पार्टनर है, चारों ओपनिंग कैपिटल, चारों ड्राइंग्स वगैरह वगैरह करना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर है अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं हम, ठीक है। कैपिटल लेजर अकाउंट्स ओपन करना पड़ेगा अलग अलग, उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको लेके आके फिर बैलेंस शीट में डाल देंगे। क्लियर? सिंपल चीज, सिंपल है कॉन्सेप्ट। तो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप इज डीड इज नथिंग बट द एग्रीमेंट, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट। जो क्या था, कल पार्टनरशिप बन जाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या रेशियो है, ठीक है। अगर फर्स्ट सैलरी किसी को देना है क्या वगैरह, वो सब ये सब एग्रीमेंट में होता है जनरली, टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होके ये सब रूल्स दिया था, क्या था देख लो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तेरा पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, अगर देन पार्टनरशिप पे एक्ट विल अप्लाई, एंड देन एक्ट में जो बोला है वो लोग वो फॉलो करना पड़ेगा। एक्ट में क्या बोला है, पार्टनर कोई किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। अब मिलना चाहिए, तुम लोग लिख दो, डीड में लिख दो, समझ में आ रहा है? तुम लोग डीड क्यों नहीं बनाया था? नहीं बनाया तो तुमको नहीं मिलेगा, एक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल में, ठीक है। एग्रीमेंट में लिखा नहीं है लेकिन बाद में आके कोई पार्टनर इंटरेस्ट मांग रहा है, नहीं मिलेगा एज पर एक्ट। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑल्सो, आप कैपिटल में नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी ड्राइंग्स में भी नहीं होगा। तो टिट फॉर टैट, मतलब अगर कैपिटल में अगर नहीं दे रहे हो, ड्राइंग्स में क्यों चार्ज करेगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, लेकिन लोन दिया है पार्टनर ने, लोन मतलब सिमिलर टू सम आउटसाइड डेट। अगर पार्टनरशिप फर्म को पैसा जरूरत है, इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग सम बैंक और सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पार्टनर से लोन लिया, दैट इज इक्वलेंट टू सम आउटसाइड लायबिलिटी, यस और नो। सो इस केस में अगर कुछ लिखा नहीं है पार्टनरशिप डीड में, कितना अगर कोई पार्टनर लोन देगा फर्म को तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो डीड है तो वेल एंड गुड, डीड फॉलो होगा। डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो एक्ट क्या बोल रहे हैं, 6% एलो करेगी, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट्स लॉसेस इक्वली शेयर करेगा, क्या था, डीड है तो एग्रीमेंट में लिख दो। तो दो वर्किंग पार्टनर है, एक स्लीपिंग पार्टनर को कम प्रॉफिट देना चाह रहे हो, ठीक है, तो एग्रीमेंट लिखो, डीड में लिखो। डीड अगर नहीं लिखा है, सब लोग को इक्वल देना चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ, in the absence of an agreement, the interest and salary payable to the partner will be paid only if there is profit, profit होने से ही पेमेंट होगा, ठीक है। हाँ, ये सब नॉर्मल है, इसको छोड़ दो। गुडविल, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। गुडविल कैलकुलेशन नेक्स्ट। अभी हम हमारा मेन टारगेट है इस चैप्टर में एडमिशन नहीं, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये सर ना। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स में इतना सारा सिनेरियोज है जो हमने इनिशियली देखा था, ये सब इतना सारा सिनेरियोज है। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है ए एंड बी, सी आके ज्वाइन कर लिया, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन होने के समय क्या क्या करना चाहिए अकाउंटिंग में, ठीक है, हो सकता है ना। तो डायरेक्टली एबीसी ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट किया वैसा ही चल रहा है, दैट इज नॉर्मल केस, यस और नो। बट आपको एग्जाम में इसमें से किसी ना किसी पूछेगा। डायरेक्ट पार्टनरशिप फर्म है, अभी एग्जिस्टिंग इतना है, बिजनेस मतलब बिजनेस अभी चल रहा है, तो एक्सपेंसेस दिया, इनकम्स दिया, आप लोग नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करोगी, लेके जाके पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बांट के बैलेंस शीट बना लोगी, ऐसा ना। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है,
ये तो आप लोग ऑलरेडी चैप्टर 3 में देख लिया था, यस और नो? इधर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में डिफरेंस तो सिंपल, earlier only sole proprietor used to get the whole profit, now instead 3 partners will get, yes or no? सिंपल वही तो चेंज है, इसके अलावा कुछ चेंज तो नहीं है। तो इसलिए चैप्टर 4 में एडिशनली ये सब कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किया था। नॉर्मल आप लोग फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाना आप लोग को पता है, यस और नो? जस्ट क्या चेंज था, अर्लियर वन जो एग्जाम्पल 1 लाख प्रॉफिट आया था पूरा सोल प्रोप्राइटर लेके जाएगा, यस और नो? अभी 1 लाख प्रॉफिट आ गया, 3 पार्टनर अगर है 3 पार्टनर में डिवाइड, 2 पार्टनर है 50-50 डिवाइड होगा अगर इक्वल रेशियो होने से। सिंपल चेंज है बस, यस और नो? तो सिंपली वो करने के लिए आप लोग को 14 मार्क्स नहीं देगा ना, यस और नो? कन्विंस हुआ है? हाँ, तो इसलिए इस केस में एडिशनली कुछ देगा, कुछ ना कुछ कंडीशन देगा। हाँ, एडमिट हुआ है, रिटायर हुआ है तो क्या करना है, ये सब समझ गए? तो डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स बनाना आप लोग को आता है अभी तो ऑलरेडी चैप्टर, अभी चैप्टर 4 में एडिशनली कुछ इन्वॉल्व करेगा ये सब इवेंट्स, तो तभी तो आप लोग को 14 मार्क्स मिलेगा, ऐसा ना? क्योंकि दे यू ऑलरेडी हैव द नॉलेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन फ्रॉम चैप्टर 3, व्हाई डू वी नीड ए सेपरेट चैप्टर इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ये सो ना? सो एडिशनली ये सब भी करना है, ठीक है? हाँ, एडमिशन क्या होता है, एग्जाम्पल मैंने बताया था, ए एंड बी पार्टनरशिप, सी ओके ज्वाइन कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट रिटायरमेंट, ए बी सी पार्टनर से ए चले जा रहा है, बी एंड सी कंटिन्यू करेगा, ठीक है? जब एडमिट कर रहा है डायरेक्टली एडमिट कर देंगे या कुछ इम्प्लीकेशन है अकाउंटिंग में, वो सब देखना है। रिटायरमेंट है, जब रिटायर कर रहा है तो उसको तो कैपिटल रिटर्न करना पड़ेगा ना, थोड़ा पैसा तो पेमेंट करना पड़ेगा, along with capital कुछ और पेमेंट करना है क्या, कुछ एडजस्टमेंट करना है क्या, दैट विल सी, ओके? हाँ, डेथ मतलब पार्टनर मर गया था, ठीक है? पार्टनर मर गया तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू होगा पार्टनरशिप हो, यस और नो? हाँ, तो पार्टनर डेड हो गया मतलब पार्टनरशिप बंद नहीं होगा, ठीक है? अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डेथ हो गया तो पैसा किसको मिलेगा, कैपिटल जो था, शिक्षा बोल रहे सर ए बी सी पार्टनर्स है, सी मर गया था, सी का जो भी कैपिटल है बांट देगा ए एंड बी। हाँ, कौन आएगा मारने के लिए एंड बी को, नॉमिनी। हाँ, वेरी गुड, नॉमिनी जाएगा। क्या कौन आएगा, नॉमिनी, ठीक है? तो मर गया तो उसका जो कैपिटल बचा है हम नॉमिनी को पेमेंट करना है। हाँ, वो तो जिंदा है ना, वो खुद लेके जाएगा। इस केस में तो डेथ हो गया तो उसका नॉमिनी को पेमेंट करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फॉर्म। ये तो लीगल है पूरा, यस और नो? ऐसा नहीं कि कुछ ये हम छुपा के कर रहे हैं, नहीं, सब लीगल है, यस और नो? नॉमिनी आके पार्टनरशिप फॉर्म पे केस डाल सकते हैं ना, यू कैन फाइल ए सूट ऑन द पार्टनरशिप फॉर्म, ओके? सो डेथ का केस में वही है। नेक्स्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब क्या है, कुछ आइडिया है इसका, एनीवन? एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन? देखो मत, जस्ट जनरली देखो, जनरली सोचो, एनी गेस, एनी थॉट, एनी रैंडम थॉट, एनीवन? हाँ, बर्लिना पता है क्या कुछ? नहीं सर। नहीं, ओके। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एग्जाम्पल है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पता है इसका मतलब क्या है, क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में? हाँ, मेरा मत बोलो, किसी का बोलो, ठीक है? कोई ये ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, अगर वो मर गया था, ये नंबर मिस्टर ये, उसको एक सम एश्यूर्ड होता है पॉलिसी में, मतलब कुछ इतना अमाउंट है, 1 लाख पॉलिसी, 2 लाख पॉलिसी, 3 लाख पॉलिसी, दैट 1 लाख 2 लाख 3 लाख इज कॉल्ड सम एश्यूर्ड, ऐसा नो? पॉलिसी का पीरियड होता है कुछ 5 साल 10 साल ऐसा कुछ होता है कि नहीं? 10 साल के अंदर अगर मिस्टर ये मर गया, ठीक है, 10 साल के अंदर उसको जो पॉलिसी अमाउंट है पूरा मिलेगा, है कि नहीं?
10 साल हो, 10 साल के अंदर वो मतलब वो जिंदा ही है 10 साल, ठीक है, एटलीस्ट उसको क्या मिलेगा, 1 लाख मिल जाएगा 10 साल के बाद, है कि नहीं? हाँ, ये था। दिस इज इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। पार्टनरशिप में सर क्यों ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसका मतलब है जब कोई पार्टनर मर जाएगा, ठीक है, कोई भी पार्टनर, तीनों पार्टनर में जॉइंट पॉलिसी एक लेगा पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, एबीसी पार्टनरशिप फॉर्म है, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर के ऊपर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कोई भी मर जाएगा पूरा पॉलिसी आ जाएगा, ठीक है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है पार्टनरशिप फर्म पे करेगा, ठीक है सर। क्यों सर पार्टनरशिप फर्म को इतना क्यों हेडेक है, वाई टेल मी, वाई? पार्टनरशिप फर्म बेयर करेगा इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली पूरा तीनों पार्टनर मिलके कच्चा बेयर कर रहा है। हाँ, अनन्या वेरी गुड। लिक्विडिटी का इश्यू है फर्म में, समझ लो। एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तीनों का ज्यादा कैपिटल है, कुछ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ कुछ है, ठीक है। अचानक कोई मर जाएगा तो नॉमिनी उसको तुरंत देना चाहिए, ठीक है, नहीं देगा तो कुछ लोन में कन्वर्ट होगा, फिर से विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा बाद में। ऐसा नहीं है कि हम बैड डेट बोलेंगे, नहीं नहीं होगा, ठीक है, देना ही पड़ेगा। सडनली इतना बड़ा अमाउंट फर्म कैसे पे कर पाएगी, ऐसा ना? हाँ, इसलिए फर्म पॉलिसी लेता है। फर्म पॉलिसी लेके अगर कुछ कोई मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगा, हम तो हमारा खर्चा क्या है, साल में इंश्योरेंस प्रीमियम ही तो खर्चा है, ऐसा ना? वो प्रीमियम भी 3 लोग बांटेगा, ऐसा ना? मतलब इनडायरेक्टली फर्म बेयर करेगा खर्चा, तो एक साथ में लमसम अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाएगा, हम नॉमिनी को पेमेंट कर सकता है। समझ में आया? लिक्विडिटी इम्पैक्ट नहीं होगा फर्म का, मतलब लिक्विडिटी मतलब क्या है सर, एग्जाम्पल हमारे पास तो लिक्विडिटी अभी कैश 1 करोड़ ही है, ठीक है, हमको वो कैश जरूरत है हमारा बिजनेस चलाने के लिए, सडनली वो मर गया तो 1 करोड़ उसको दे दिया तो बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है, इस एंगल से जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेता है। समझ गया कॉन्सेप्ट, समझ गया? हाँ, कोई भी एक पार्टनर मर जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर, 2 पार्टनर मर गया तो क्या होगा, सेम ही अमाउंट ही मिलेगा, पॉलिसी के जितने अमाउंट है वही मिलेगा। एक पार्टनर मरो, 2 पार्टनर मरो, 3 पार्टनर मर गया, इतना ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये क्या था? हाँ, तीनों पार्टनर के बीच में झगड़ा हो रहा है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, दे ऑल टुगेदर, आई मीन दे वांटेड टू, they have decided to close the business, dissolve the partnership firm, that is called dissolution। dissolution मतलब क्या था, इनडायरेक्टली फर्म बंद हो जाएगा, कल से फर्म नहीं रहेगा, तो इनडायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर साल, क्लोजिंग कैपिटल बना देते हैं। हाँ, एसेट्स को क्या करेंगे बोलो, डिवाइड करेगा या सेल कर देगा, यस और नो? एज ऑन डेट जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स है, मतलब बिजनेस के एसेट्स है, वो सेल करके सेल प्रोसीड को ये लोग शेयर कर देगा। नहीं है तो वो बोलेगा हाँ मुझे जितना पैसा पेमेंट करना है, मैं एक पार्टनर हूँ, ठीक है, एबीसी में मैं ये हूँ, मुझे जितना कैपिटल देना है, मैं इस कैपिटल के जगह में मैं ये कंप्यूटर लेके जाऊंगा, ये मशीन लेके जाऊंगा, ऐसा बोलेगा, तो ऐसा बांट देगा इनडायरेक्टली, ठीक है, एसेट्स पूरा, और लाइबिलिटीज को पेमेंट करना ही पड़ेगा। एज ऑन डेट जो लाइबिलिटीज रहेगा, एसेट्स जो सेल करेगा उससे जो पैसा आएगा पहले लाइबिलिटीज पेमेंट करो, जो अमाउंट बचेगा वो लेके जाएगा, ऐसा ना? अल्टीमेटली जो अमाउंट जो बचेगा दैट विल बी इक्वल टू द कैपिटल, यस और? अल्टीमेटली तो वही है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। तुम बैलेंस शीट देखो, एसेट्स पूरा है, एसेट्स पूरा 1 लाख है, आउटसाइड लाइबिलिटी से 50,000, तुम 1 लाख को सेल किया एग्जैक्ट बुक वैल्यू में, एग्जाम्पल के लिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो बैलेंस शीट है, एसेट्स लाइबिलिटीज है, ठीक है, करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स 70,000 है,
30,000 है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज है कुछ 30,000, तो कैपिटल कितना बचेगा? 70,000 बचेगा, ऐसा ना। तुमने एसेट पूरा सेल कर दिया, एज्यूमेड बुक वैल्यू, तुमको पैसा कितना मिलेगा? 1 लाख। तुम बाहर को कितना पेमेंट करना है? आउटसाइड लाइबिलिटी 30,000, बचा कितना है? वो 70 वो लोग लेके जाएगा। कुछ बचेगा क्या? अभी पैसा नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली डिसोल्यूशन में जो पैसा आएगा, जो पैसा हम पेमेंट कर देगा, जो बचेगा वो लेके जाएगा। दैट जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी ऑलमोस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल, यस और नो? हाँ, क्लियर सर। लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, तब उस केस में क्या होगा? घर से पैसा मतलब इनडायरेक्टली उन लोग का कैपिटल में चार्ज करेगा, यस और नो? समझ लो ये सेम ही केस था, ठीक है। इनडायरेक्टली इन लोग का कैपिटल नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो? इसी केस में सोचो 30,000 नहीं है, इधर क्या था ऑलरेडी, इधर 1,20,000 था, ठीक है। 1,20,000 है, कैसे होगा? इधर 1 लाख, इधर 1,20,000, मतलब कैपिटल -20 हो जाएगा। -20 सर, कैपिटल माइनस में कब जाएगा? वो लोग लेके आना पड़ेगा पैसा, ऐसा ना। तब वो लोग पैसा लेके आएगा, ये 20,000, तब ये 20 + 1 लाख मिलके इन लोग को पेमेंट कर देंगे, समझ गया? ठीक है, हम इनडायरेक्टली कैपिटल को नेगेटिव करा देते हैं, समझ गया? तो उस केस में वो लेके आना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कैपिटल सर 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में हो सकता है सर। नेगेटिव मतलब क्या? अच्छा, जितना भी लाइबिलिटी है मेरे ऊपर ही आएगा, मेरे सिर पे ही आएगा। हाँ, बिजनेस तो तुम ही लोग कर रहे हो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, समझ में आ रहा है? तो योर लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ योर कैपिटल, इट इज अनलिमिटेड। नेगेटिव कैन बी एनी अमाउंट। इधर -1 करोड़ हो गया, उन लोग को लेके आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट एमालगमेशन, ये क्या है? पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बोलते हैं एक, वो बाद में क्या था? हाँ, क्या क्या? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। पीस मिल मतलब शांति से करना, वो नहीं है। शांति से करो, योगा से करो, वो नहीं है। पीस मिल मतलब क्या था, बाद में हम डिस्कस कर। दैट इज वन मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज वन मेथड, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अमालगमेशन क्या है बोलो? बर्लिन अमालगमेशन क्या है? मतलब कंपनीज मर्ज कर देते हैं। कंपनीज है क्या? हमारा तो कॉन्सेप्ट इधर पूरा फर्म का है। हाँ, मतलब मर्ज कर देते हैं। हाँ, 1 और 2 फर्म्स में मर्ज, 1 फर्म मर्ज नहीं होगा, 2 और मोर फर्म्स में मर्ज। एक पार्टनरशिप फर्म एबीसी डीईएफ दोनों मर्ज होके एबीसी डीईएफ, ठीक है, मर्ज हो जाएगा, ऐसा समझ गया? 2 पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनरशिप फर्म में बन जाएगा। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। एग्जिस्टिंग जो फर्म है एबीसी, उसको एबीसी लिमिटेड बनाना चाह रहा है, दिस इज कन्वर्शन। सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू ए कंपनी। ऑलरेडी हमारा फर्म है एबीसी, ऑलरेडी एक और कंपनी है ऑयल इंडिया, एबीसी को हम सेल कर रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अभी कन्वर्जन में क्या होता है, कंपनी अभी तक नहीं है, जब कन्वर्ट होगा तभी नया कंपनी फॉर्म होगा, यस और नो? लेकिन सेल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक कंपनी है, हमारा पार्टनरशिप फर्म उसको सेल कर रहा है, यस और नो? हाँ, LLP limited liability partnership, this is combined, I mean this is what you can say, whenever you put partnership and company into a mixer grinder something, okay, the output which comes is LLP, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें दोनों है, पार्टनरशिप का क्वालिटीज है, कंपनी का क्वालिटीज है। कंपनी का क्वालिटीज क्या है सर? लिमिटेड लाइबिलिटी, जो जितना तुम कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उतना तक ही तेरा लाइबिलिटी, ठीक है। नेगेटिव होने के चांसेस नहीं, तेरा पर्सनल एसेट्स अटैच नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब तो पार्टनरशिप का क्वालिटीज है, सिर्फ इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से लेके आया है, ठीक है। दिस इज वन डिफरेंट फॉर्म।
जनरली पीपल कंपनी खोल देते हैं, ऐसा पार्टनरशिप नहीं खोलते हैं, ठीक है। वी हैव अ सेपरेट फॉर्म ना कंपनी का, वो वाला। क्लियर क्लियर विद द टारगेट, क्या क्या होता है इसमें एक्चुअली, हाँ। Hit on thumbs up button, online students, if you are clear. Otherwise, if you have any doubts or in any point, you can ask, you can raise. Okay, very good. पहला कॉन्सेप्ट एडमिशन। किसी को एडमिट कर रहा है हम पार्टनरशिप फर्म में, ये सब एक्टिविटीज हमको करना पड़ेगा। क्या था, एक एक पढ़ लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सर ये करना है क्या, जब एडमिट कर रहा है किसी पार्टनर को, व्हाई शुड वी डू दिस स्टेप? एसेट्स खरीदना पड़ेगा मतलब, पहला बात है इसमें, एक्चुअली पहला बात है इसके बेसिस पे हम नहीं जाएंगे। बुक खोल दो एक बार, बुक खोलना। एडमिशन खोला है कि नहीं, उसमें एडजस्टमेंट्स है, एक एक पढ़ लो क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। मैंने बुक लाया नहीं है, एडमिशन का पहला पेज में ही रहेगा। इधर देखो 7 स्टेप्स है। क्या था, एक एक स्टेप बोलो मुझे। आपका पेज नंबर बताओ पहले। पेज नंबर 285 आपका बुक में, ठीक है। एक एक स्टेप बताओ। फर्स्ट पेज नंबर 285, एडमिशन जब हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, यू नीड टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज। सर ऑल होगा क्या, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन देखना पड़ेगा। पहला क्या है बोलो, हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये क्यों जरूरत है, एनीवन? क्यों? उसका कैपिटल बेसिस में ही बनाना चाहिए क्या? वो तो एग्रीमेंट के बेसिस पे होगा। वो कितना कैपिटल लेके आएगा, कितना इंटेलिजेंट है, कितना काम करेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हम नहीं बोल सकता है। लेकिन क्यों बनाना है, एग्जाम्पल है, एग्जिस्टिंग अभी 1 लाख प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ए एंड बी पार्टनर्स है अभी, ठीक है, या ए एंड बी पार्टनर्स है अभी, उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ऑलरेडी 1:1। मतलब किसी को एक अगर प्रॉफिट आएगा 1 लाख तो कैसे बांटेगा, 50,000 बांटेगा, ठीक है। समझ लो कोई एडमिट कर रहा है किसी सी को, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों बनाना पड़ेगा, बिकॉज कल 1 लाख आएगा तो प्रॉफिट वो भी आके हाथ खड़ा करेगा, ऐसा ऐसा ना, मुझे क्या है, मुझे भी देना चाहिए है, ऐसा ना। तो 3 लोग पहले मिलके रेशियो आइडेंटिफाई करना है। सर कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो एग्रीमेंट में लिखेगा, वो लोग आइडेंटिफाई करके टर्म्स एंड कंडीशंस वो लोग के बेसिस पे है। वो नेगोशिएट करेंगे, एक बार मुझे इतना दो, मुझे नहीं इतना ही देंगे, ऐसा नेगोशिएशन में जाएगा, फाइनली एक में खड़ा होगा, ऐसा नो। दैट फाइनल रेशियो दे हैव टू राइट इट इन द मेमोरेंडम पार्टनरशिप डीड। मेमोरेंडम नहीं है तो कंपनी नहीं है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी में रहेगा, ठीक है। दिस इज अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में डीड ही रहेगा, डीड इज नथिंग बट एग्रीमेंट, ठीक है। वो डीड में लिखना है, डीड में अगर नहीं लिखा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अभी रेशियो है वो बढ़िया इंटेलिजेंट बंदा है जो आ रहा है, ठीक है। तो रेशियो बन गया 1:1:2, ठीक है। उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा ना, इसलिए तो कंप्यूट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। अगर वो इंटेलिजेंट है तो ज़्यादा नेगोशिएट किया है तो उसको देना है, तो फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। अभी बताओ 1 लाख प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन की कैसे बांटेंगे? यस, वेरी गुड।
सेम कॉन्सेप्ट, सिंपल चीज है। 1,00,000 1:1 मतलब 1+1 कितना था 2 ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, पर पार्ट 50,000 आएगा, तो इसका 50 इसका 50। अभी इधर टोटल रेशियो को टोटल करो, 1+1+2 कितना 4, 4 पार्ट्स करो अब 1,00,000 को 25,000, तो 1 को मिलेगा 25, 1 को मिलेगा 25, 2 करने से 25 इंटू 2 करना पड़ेगा, 50 मिलेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ अभी बताओ, इसको 25 मिल रहा है, इसको 25 मिल रहा है, इसको 50 मिल रहा है। ठीक है। हाँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, हाँ इसके पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट भी आएगा, क्या था ये? हाँ, गुडविल नहीं है, इधर देखो, एडमिशन के पहले इसको 50,000 मिलता था, अभी एडमिशन के बाद इसको 25,000 मिल रहा है, सेम प्रॉफिट है। यस और नो? वेरी गुड शिक्षा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है सर, क्यों ये बाद में मैं बोल दूंगा, लेकिन अभी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है बताओ? 25, ये 25 कर रहा है, बी 25 कर रहा है, 1:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर कैसे कैसे आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यस और नो? यस और नो? जब पार्टनर एडमिट हो रहा है, ओल्ड रेशियो विल ऑलवेज बी ज्यादा, हमेशा ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा। एग्जांपल देखो 50,000, यस और नो? एडमिशन के बाद ज्यादा लोग हैं, तो हमारा एक मतलब एक बंदा का कम हो जाएगा, यस और नो? एडमिशन के बाद तुम हमेशा ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा, न्यू रेशियो कम होगा, तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बिकॉज ओल्ड रेशियो वेटेज इज मोर, यस और नो? यस और नो? हाँ, ऐसा फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2। ठीक है, 1/2 इज द ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 1/4। दिस इज ये का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये है, कितना है फाइंड आउट करो, 4 आएगा नीचे, 2 - 1 1/4 ना। हाँ, बी का कितना होगा? सेम 1/2 - 1/4, सेम 1/4 होगा। सो 1/4 इज टू 1/4 इज नथिंग बट 1:1। ठीक है, इसलिए तो 1:1 है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? क्लियर? लिख दो कहीं पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन केस ऑफ एडमिशन ही होगा सैक्रिफाइसिंग, यस और नो? यस और नो? हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स में बोलते हैं। ऑलरेडी एबीसी है, अभी इधर देखो, एबीसी है, सी चले जा रहा है रिटायरमेंट के नाम पे, अभी उस केस में इन लोग को प्रॉफिट ज्यादा होगा या घटेगा? बढ़ेगा डेफिनेटली। एग्जिस्टिंग 25 आ रहा है, इसको जब भी निकल गया इन लोग का शेयर बढ़ गया, तो रिटायरमेंट में केस में क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं रहेगा, क्या रेशियो रहेगा? गेनिंग रेशियो होगा। क्या था वो? गेनिंग रेशियो। ऑपोजिट है, गेनिंग रेशियो क्या था इन केस ऑफ रिटायरमेंट? न्यू रेशियो माइनस, सॉरी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो भी है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो भी सेम ही था, है कि नहीं? तो उस केस में गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। समझ गया? हाँ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिटायर मतलब इस केस में भी होगा, एडमिशन में भी होगा, रिटायरमेंट में भी होगा, इवन डेथ में भी होगा। डेथ हो गया तो इनडायरेक्टली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही है ना, रिटायरमेंट केस में वो जिंदा चले जा रहा है, डेथ के केस में वो करके चले जा रहा है। ठीक है? हाँ, तो सेम तो कॉन्सेप्ट तो सेम है। डेथ के केस में भी गेन होगा, यस और नो? ये भी सी है, ये का डेथ हो गया तो बी एंड सी को गेन होगा ना, क्योंकि पहले 3 पार्ट करना है, अभी तो 2 पार्ट में ही हो जाएगा, यस और नो? हाँ,
Clear with the first point? Very very important, huh? Next, second point बोलो. Revaluation of assets and liabilities. सर क्यों करना है ये? Anyone? एडमिशन के समय सर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, क्यों करना है बोलो. एनीवन? न्यू वाला का नहीं है, ठीक है, तो रिवैल्यू करने से क्या मिलेगा तुमको? लॉसेस होने से रिवैल्यूशन करने से बेसिकली रिवैल्यूशन में ठीक है एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करता है, उसका प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, वो लोग बांटते हैं. क्यों बांटते हैं ये बताओ, क्यों करना है ये? क्यों हक नहीं है? कैपिटल दे रहा है. हाँ ठीक है, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ तब क्लैरिटी आ जाएगा. ठीक है, हाँ, कन्विंसिंग एग्जाम्पल. ये भी पार्टनर्स है, उन लोग को बैलेंस शीट लगा रहा हूँ. हाँ ठीक है, उन लोग का करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, कुछ अमाउंट है. हाँ, करंट लाइबिलिटीज है, कैपिटल्स है, ए एंड बी का कैपिटल्स है. ठीक है, सिंपल बैलेंस शीट. ठीक है, ये एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज है, एसेट्स है, सब कुछ है. इसमें एक एसेट है कॉल्ड लैंड. ठीक है, ठीक है, लैंड. एक एग्जांपल ले लो, उसमें अमाउंट कितना था मैं बताऊंगा. ठीक है, ये फर्म एस्टैब्लिश किया 1947 में, जब इंडिपेंडेंस आया था तब. ठीक है, तब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था. इनिशियल में कितना था होगा लैंड का खर्चा बोलो, एक 1000 रुपीज समझ लो, या कुछ 1000 तो उस समय बहुत ज्यादा है, ऐसा ना, 1000 रुपीज. ठीक है, अभी वी आर सिटिंग वेयर 2026, कितना साल है हुआ है? कितना साल हुआ है? कैलकुलेटर कर रहा है. 53 + 26 करो, 80 इयर्स हुआ है. पता है तुमको अभी लैंड का वैल्यू कितना है? 1 करोड़ हो गया. क्या हो गया? 1 करोड़ हो गया. ठीक है, बुक्स में लेकिन अभी तक निकाला नहीं है इसका वैल्यू. सर क्यों? एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं अकाउंटिंग हमेशा. मतलब हमेशा जितना में खरीदा है वही वैल्यू फॉलो करके आना चाहिए. ऐसा ना, बुक्स में लैंड को जितना खरीदा है तुमने, कितना खर्चा किया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम जितना खर्चा करके तुमने खरीदा उसी वैल्यू पे मेंटेन करना है बुक्स में. रिवैल्यूशन का कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड एसेट्स में. ठीक है, जब परमानेंट इंक्रीज है तुमको पता है, मतलब देर आर सर्कमस्टेंसेस विच आर एविडेंट दैट दिस इज अ परमानेंट इंक्रीज, उस केस में तुम रिवैल्यू कर सकते हो. एएस 10 इज टेलिंग दैट, मतलब इन एएस 10 फिक्स्ड एसेट्स कर रहा है. लेकिन ये लोग परमानेंट इंक्रीज अभी तक माना नहीं है. ठीक है, इसलिए तो 1000 ही चल रहा है बुक्स में. समझ गया? कितना प्रॉफिट है? 99 लाख 99 lakhs 99,000. ठीक है, 99 lakhs 99,000 था अमाउंट. ठीक है, तुमने रिवैल्यू नहीं किया, डायरेक्टली जो पार्टनर आ रहा है उसको एडमिट कर दिया. ठीक है, कल इस लैंड को कुछ कारण से भेजा, ये जो 99 lakhs 90,000 जो प्रॉफिट आएगा वो भी हाथ खड़ा करेगा. यस और नो? मुझे भी दे दो पैसा. यस और नो? ये 99 lakhs 90,000 क्या है? 99,000 क्या है? सीक्रेट प्रॉफिट. क्या था? हिडन इन द बैलेंस शीट. इनडायरेक्टली सीक्रेट प्रॉफिट हिडन हुआ है. यस और नो? मार्केट वैल्यू उसका अभी 1 करोड़ है, तुम अभी भेजो,
कम से कम 1 करोड़ देगा। क्यों लग जाएगा, मैं 1.5 करोड़ दूंगा, क्यों लग जाएगा, इतना इतना वैल्यूबल एसेट है, ऐसा ना। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ ये। ऐसा 1947 में 1000 रुपीज़, अभी 99 लाख बहुत कम है। अगर उस साइड से हाईवे गया तो 5 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, सीक्रेट प्रॉफिट है ऐसा सर, हमेशा सीक्रेट प्रॉफिट ही होगा, लॉसेस भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऑब्सोलेट मशीन है इस फिक्स्ड एसेट में है, उसका अभी मार्केट वैल्यू 0 है, लेकिन बुक वैल्यू कुछ 1 लाख दिख रहा है, 1 लाख लॉस ही होगा। सो इट कैन बी इधर वे, समझ गया। तो टू अवॉइड दिस सिचुएशन, एडमिट कल पार्टनर आके इसमें इसमें भी वो शेयर मांगेगा, सीक्रेट प्रॉफिट में भी। बट दिस सीक्रेट प्रॉफिट इज whose right to enjoy this secret profit? Existing partners or old partners, because it is out of their sweat and blood they have earned this, yes or no? So they own old partners को ही देना चाहिए, new partners को they should not give, yes or no? इसलिए they will revalue at the time of admission, ठीक है। वो लोग वो डीड में लिखेगा ये सो एंड सो डेट से एडमिट होगा, उसके पहले ये सब ये लोग काम कर देगा, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली बैलेंस शीट को रीइंस्टेट करेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो प्रॉफिट आया 99 करोड़ 90 लाख, वो लोग वो कौन लेगा पैसा? ओल्ड पार्टनर्स। एंट्री किया था बताओ कोई? लैंड पैसा कैसे देगा, वही बहुत हो, लैंड तो बेचा ही नहीं है, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे बोलो? नो, तब तो लैंड वैल्यू 1000 ही दिखेगा बुक्स में। लैंड वैल्यू को बढ़ाना चाहिए ना अभी। रिवैल्यूएशन मतलब क्या है? लैंड पहले 1 लाख था, अभी हम उसको 1 करोड़ कर रहा है, तो एंट्री क्या है बोलो? नहीं, पहला टारगेट है लैंड का वैल्यू बढ़ाना है। क्या करोगी बोलो? 1000 था, उसको 1 करोड़ करना है, एंट्री क्या पास करोगी पहले ये बताओ। बढ़ लेना क्या करेंगे? सर क्या प्रॉफिट डेबिट? प्रॉफिट डेबिट कैसे? इधर देखो, लैंड 1000 है बुक्स में, अभी 1 करोड़ बनाना है तो लैंड अकाउंट को डेबिट करना है ना। कितना में? हाँ, 99 लैक्स 99,000, यस और नो? कितना था ये? 000 ना, 99 लैक्स 99,000, यस और नो? अभी लैंड वैल्यू कितना था? एग्जिस्टिंग 1000 है, तुमने लैंड डेबिट किया है, एसेट लैंड डेबिट है, एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस है, तुम फिर से डेबिट करोगे बढ़ेगा, हमारा टारगेट भी वही है, बढ़ना चाहिए, यस और नो? इसलिए तो रिवैल्यू कर रहा है, यस और नो? हाँ, क्रेडिट किसको करेगा? हाँ, वो पैसा डिवाइड डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल बोल के नहीं करना है। हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक खोलते हैं। क्या था रिवैल्यूएशन अकाउंट का सर नेचर क्या है? दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है सर। नॉमिनल अकाउंट कैसे है? उस अकाउंट में ही हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर रहा है। ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रोसेस से जो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने का ये एक टेम्पररी अकाउंट हम खोल रहे हैं। क्या था ये? टेम्पररी अकाउंट। इसका नेचर क्या है सर? नॉमिनल अकाउंट। अगर समझ लो कुछ प्रॉफिट आ गया, तुम पी एंड एल में क्रेडिट करोगी, तो इस केस में भी लैंड बढ़ गया तो पी एंड एल क्रेडिट करना चाहिए आइडियली, ऐसा ना। पी एंड एल अकाउंट नहीं करना है, क्योंकि पी एंड एल करेगा तो तुम्हारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, ऐसा ना। ट्रेडिंग अकाउंट में करेगा डायरेक्ट इनकम हो जाएगा, पी एंड एल में करोगे इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, इसलिए एक अलग से अकाउंट खोलना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट? दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट, ओनली टू फाइंड आउट द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, अभी इस अकाउंट एक बना देता है, इसमें जब भी क्रेडिट होगा खुश,
ऐसा ना, मतलब प्रॉफिट इनडायरेक्ट, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है खुश, ऐसा ओल्ड पार्टनर खुश हो जाएगा, जब डेबिट हो रहा है दुखी है, ऐसा ना। हाँ, सिंपल लॉजिक। सर क्यों? नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम गेन है, अच्छा है, खुशी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट करो रेवल्यूशन को जब भी घटेगा किसी एसेट का वैल्यू। समझ में आया? हाँ, सेकंड पॉइंट क्लियर है। कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा आप लोग, मैं ट्रस्ट मी। थर्ड पॉइंट बोलो। मेमोरेंडम एसेट्स, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, अभी ये क्या है? रीड दैट लाइन वंस, पूरा रीड पढ़ लो एक बार। क्या करेगा बोलो इस केस में? नहीं, to bring the assets, to bring the assets and liabilities to the book value, मतलब पहले जैसा वैल्यू था वैसा में ही रहेगा, ये बोल रहा है। देख लो ये सिचुएशन कब होगा सर, सेम सिनेरियो, ठीक है। 1000 का वैल्यू है 1 करोड़, लेकिन ये परमानेंट इंक्रीज नहीं है, समझ लो। तो किसी के कारण से इसको वैल्यू बढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तो सर तब क्या करेंगे? इनडायरेक्टली वो 99 लाख सीक्रेट प्रॉफिट है, हम इनडायरेक्टली नया पार्टनर को भी बांटना पड़ेगा फ्यूचर में फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, पार्टनर एग्री नहीं करेगा उसके लिए। दिस इज वन सिचुएशन, परमानेंट इंक्रीज नहीं है या ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शन यू कैनॉट revalue the assets or liabilities due to some restriction. This is one thing. Second thing, जो इनकमिंग पार्टनर है एडमिशन के समय, वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है। क्या था? इंटेलिजेंट है। वो बोल रहा है वो नेगोशिएशन के पहले ही इन लोग का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बेसिकली बैलेंस शीट का कॉपी ऑलरेडी ले चुका है। वो क्या कर दिया? कॉपी ले चुका है, तो उसको पता है कितना एसेट्स का वैल्यू, कितना लाइबिलिटीज का वैल्यू, अभी हम मुझे घुसना है तो कितना पेमेंट करना है, वो थोड़ा इंटेलिजेंट कैलकुलेशन करके ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि रीइंस्टेट नहीं करना है, अभी जितना है उसी, अगर वैसा ही होने से मतलब बैलेंस शीट वैसा ही रहेगा तभी मैं ज्वाइन करूंगा ना, ये तो नहीं है, वो कंडीशन बोल रहा है। तो ये चालाक होने से ओल्ड पार्टनर से एग्री करेगा क्या? ये तो सीक्रेट प्रॉफिट है, इसको क्यों देंगे, ऐसा ना। देन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बनाएंगे। सर क्या था इसमें, क्या होगा? हम रिवैल्यू करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट हम शेयर कर लेंगे, फिर जो रिवैल्यू किया उसको रिवर्स कर देंगे इम्पैक्ट, ठीक है। हाँ, उसको रिवर्स कर देंगे। जो इनिशियल जो रिवैल्यूएशन करता है वो प्रॉफिट पूरा ओल्ड पार्टनर शेयर कर लेगा। जब रिवर्सल कर देगा, जो इम्पैक्ट है अभी रिवैल्यूएशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट इम्पैक्ट हम कर देंगे, तब न्यू पार्टनर को भी बांट देंगे इनडायरेक्टली। मतलब क्या था, इनिशियली जो प्रॉफिट आया ए एंड बी बांट दिया है कि नहीं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं, समझ लो 1000 का ये है, अभी हो गया 1,01,000 हो गया न्यू लैंड वैल्यू, ठीक है। 1 लाख सीक्रेट प्रॉफिट है, ये एंड भी बांट देगा अभी, यस और नो। मतलब सर कैसे बांटेगा? लैंड अकाउंट तुमको टू रिवैल्यूएशन करो, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। हाँ, अभी रिवैल्यूएशन में 1 लाख है और कुछ नहीं है, बस समझ लो। तो रिवैल्यूएशन में 1 लाख हो तो मतलब इनडायरेक्टली प्रॉफिट 1 लाख है। अभी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांट दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ये कैपिटल बी कैपिटल, कितना था? 50,000 इक्वल रेशियो मान लो, ठीक है, ठीक है। ये प्रोसेस कर लेंगे,
उसके बाद क्या क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे इसको, इम्पैक्ट को। मतलब सर रिवर्स मतलब क्या होगा, सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट। तो फिर से लैंड का वैल्यू 1000 पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, रिवर्सल इम्पैक्ट दे रहा है मैं, समझ में आ रहा है, रिवर्सल, इसका रिवर्सल एंट्री दे दिया मैंने, ठीक है। अभी जो रिवैल्यूएशन है इसका जो भी क्या होगा, अगर इधर प्रॉफिट है तो इधर क्या आएगा, डेफिनेटली लॉस आएगा, रिवर्सल इंपैक्ट होने से। ये लॉस इनडायरेक्टली 3 पार्टनर को शेयर करेंगे। अभी लॉस 3 पार्टनर को शेयर करो, कितना आएगा, हाँ 1:1:1 मान लो। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 33 333, yes or no, 33 333, yes or no, 33 333, yes or no, to revaluation account। इस केस में उन लोग का पार्टनर क्रेडिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब उन लोग को पैसे एडिशनली मिल गया है, yes or no। कितना मिला है, 50,000 मिला है। लेकिन इस केस में डेबिट हुआ है, डेबिट मतलब उनसे पैसा थोड़ा खींच लिया था इनडायरेक्टली। तो नेट क्रेडिट कितना हुआ बोलो, 50 माइनस 33, हाँ 17, करेक्ट, 16,667 आएगा, ऐसा ना। बी का भी 16,667 आएगा, 16,667 प्लस 16,667 कितना होगा, 33,333 होगा, इंटू 2, ठीक है। हाँ इनडायरेक्टली क्या हुआ इस प्रोसेस में देखो, ये को मिला 16,667, ये को मिला, इसलिए प्लस बोल के लिख रहा हूँ, यस और नो। हाँ बी को कितना मिला सर, 16,667 कैसे आया, क्रेडिट 50,000 माइनस डेबिट 33,333, क्लियर। लेकिन सी, ये इनडायरेक्टली सी को क्या हुआ देखो इधर, माइनस हुआ है, क्या था ये, माइनस हुआ है 33,333, ठीक है। इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में देखो, बुक्स हम एसेट को हम रिवैल्यू नहीं कर रहे हैं इनडायरेक्टली, लेकिन उसका जो सीक्रेट प्रॉफिट है उसमें से इनका शेयर इनडायरेक्टली हम ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो एज पर जो रेस्ट्रिक्शन है, हमको बुक्स में एसेट वैल्यू बढ़ाना नहीं है, वो भी हम फुलफिल कर लिए, कंप्लाई कर लिए, और एट द सेम टाइम न्यू पार्टनर से हमने पैसा भी ले लिए, समझ गए। इसका मतलब है जब भी अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्वेश्चन में, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, एडमिशन जब एडमिट करता है इनकमिंग पार्टनर को छोड़ेंगे नहीं, उससे एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे, ठीक है, लेके हम दोनों बांट देंगे। वही वी आर शेयरिंग दिस टू अकोमोडेट सीक्रेट प्रॉफिट, इनडायरेक्टली कवर कर रहा है हम सीक्रेट प्रॉफिट, समझ में आ रहा है। हाँ सर सीक्रेट प्रॉफिट तो 1 लाख है, ऐसा ना, हमको अभी मिल जाएगा तो 50-50 मिल जाएगा। हाँ नहीं, अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट नहीं रहता सर, डायरेक्टली मुझे तो अभी मिल रहा है 50,000, ऐसा ना, लेकिन अभी इस केस में तो मुझे मिला 16,000 ही है, कैसे सेटिस्फाइंग सर ये, तो बताओ। सी वाले पोर्शन ही डिवाइड किया ना इनडायरेक्टली, यही तो हुआ अल्टीमेटली। दिस इज द नेट इम्पैक्ट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में, यस और नो, दिस इज द नेट इम्पैक्ट, यस और नो। हाँ हाँ, फ्यूचर में जब सेल करेगा लैंड को 1000 में सेल तो नहीं करेगा, फ्यूचर में कितना में शेयर करेगा, 1 लाख या 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, जो भी इतना में शेयर, फ्यूचर में फिर से आएगा प्रॉफिट। अभी के लिए फिलहाल इतना अमाउंट एक्स्ट्रा ले रहा है टू अकोमोडेट दैट सीक्रेट प्रॉफिट, समझ में आ रहा है। एसेट तो अभी ऑलरेडी है हमारा बुक्स में, फ्यूचर में हम जब हम सेल करेंगे फिर हमको पैसा आएगा, तीनों का आएगा, ऐसा ना सर। तीनों को क्यों आएगा, इसको तो शेयर नहीं देना है, अरे ऑलरेडी वो तो तुमको दिया था ना एक्स्ट्रा पैसा, तुमको कॉम्पेंसेट किया है, सीक्रेट प्रॉफिट मुझे भी एंजॉय करो, मुझे भी अलाउ करने के लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट किया तुमको, समझ में आ रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, समझ में आया
समझ में आया? इनडायरेक्टली क्या होता है, रिवैल्यूएशन करते हैं, प्रॉफिट हम निकालते हैं, उसका रिवर्सल कर देता है। रिवर्सल करने के समय ऑल पार्टनर्स, लेकिन ओरिजिनल जब प्रॉफिट करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये याद रखना है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में। इनडायरेक्टली मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होता है, बुक वैल्यूज एज इट इज रहेगा, बुक वैल्यूज एज इट इज रहेगा, हम एसेट को लायबिलिटीज को टच ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर से, लेकिन थ्रू अनदर मेथड वी आर इनडायरेक्टली कलेक्टिंग दैट सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम द इनकमिंग पार्टनर वाया दिस रूट। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझ में आया? एक फोटो ले लो चाहिए तो, इसको घर जाके एकदम कॉन्सेप्चुअली समझ लो क्या हो रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, क्यों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। इस केस में बुक वैल्यूज चेंज होगा ही नहीं, एज इट इज रहेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन मिलेगा, न्यू पार्टनर देगा। मेमोरेंडम वर्सेस नॉर्मल रिवैल्यूएशन पता चल गया? हाँ ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बताओ? फोर्थ क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स स्लैश एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। ये क्या था बताओ? हाँ, सोच लो रिजर्व क्यों बनाते हैं हम, रिजर्व या जो भी हो। इन फ्यूचर कॉन्टेंजेंसीज वी आर सेविंग सम अमाउंट फॉर ए रेनी डे, यस और नो? कब होगा पता नहीं, रेन हमको जरूरत है पैसा। रेनी डे मतलब क्या है, अनसर्टेन सिचुएशन, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो लेकिन ये तो रिजर्व कैसे बनेगा, हमारा प्रॉफिट से थोड़ा पैसा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यस और नो? ये सैक्रिफाइस कौन किया था? ओल्ड पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने किया था, यस और नो? ये थोड़ा पैसा बचा है, समझ लो कल इनकमिंग पार्टनर आके इसमें भी हाथ देगा, ये तो पैसा है फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए, मैं भी खर्चा करूंगा इसका, लेकिन उसका तो राइट किसका है, एग्जिस्टिंग का। तो क्या करोगी, रिजर्व जो भी है बांट लो, रिजर्व को जीरो करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि दिस इज द स्वेट, आई मीन सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज आउट ऑफ द स्वेट एंड ब्लड ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सो दे डोंट वांट टू शेयर दिस विद अ न्यू कॉमर। क्लियर? हाँ, सेम सिंपल, ये तो सिंपल है। जो रिजर्व है उसको बांटना पड़ेगा। सर क्या करोगे, रिजर्व को जीरो करके रिवैल्यूएशन में बेच दो, इनडायरेक्टली वो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट मिल जाएगा उन लोग को। समझ में आ रहा है? इसका बाद में देख लेते हैं एंट्रीज क्या था। नेक्स्ट बोलो। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, यस वेरी गुड। ये क्या था? हाँ हाँ, वो दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट। व्हाट इज दिस? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। 1 मार्क क्वेश्चन जून 2023 में दिया, गुडविल इज डैश एसेट। वो सर वही इंटेंजिबल। हाँ, यू कैन नॉट फील और यू कैन नॉट सी दैट गुडविल। गुडविल कहाँ पे है सर? देखो जाओ, इसका सेकंड रूम में है गुडविल। बोल सकते हैं क्या हम? नहीं है। गुडविल तक क्या है, मतलब क्या है? रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी और रेप्यूटेशन ऑफ द ब्रांड, यू कैन से। सो ब्रांड वैल्यू, दैट इज गुडविल, यस और नो? यस और नो? आईफोन एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल। खर्चा कितना होगा मुझे पता नहीं, लेकिन 1 लाख रुपीस आईफोन। क्यों सर लोग फिर भी खरीद लेते हैं? ब्रांड वैल्यू, ऐसा ना, ब्रांड वैल्यू आईफोन, ठीक है, दैट इज अ गुडविल दे हैव अर्नड ऑलरेडी, ऐसा ना। हाँ, ये जो गुडविल है एग्जिस्टिंग पार्टनर सेम आउट ऑफ देयर एफर्ट, ओके, रिगरस एफर्ट, स्लीपलेस नाइट्स, देयर मे बी समथिंग, यस और नो, उससे बनाया हुआ है। कल इनकमिंग पार्टनर आके इसी गुडविल से इनडायरेक्टली वो बेनिफिट पाएगा, यस और नो? ही विल गेट द बेनिफिट। सर कैसे? कल जो ज्वाइन करेगा, सेल्स जो भी है पहले जैसा ही होगा, अभी भी सेल्स, लेकिन वो सेल्स तो इनडायरेक्टली उस सेल्स में इम्पैक्ट, गुडविल का इम्पैक्ट है, ऐसा नो सर? गुडविल कैसे क्वांटिफाई कर सकता है? यस, देयर आर
methods to quantify goodwill. We'll see that methods later on. ऐसा ना सर गुडविल का लेकिन आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, नॉर्मल फर्म देखो, एक नया फर्म है, ठीक है, एक नया फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चाइना का कुछ फ़ोन ले लो, एम आई या कुछ ले लो, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग एम आई इज़ बैड, बट एम आई का कुछ फ़ोन ले लो, ठीक है, और आईफोन से कंपेयर करो सर, किसका ज़्यादा है? आईफोन का होगा डेफिनेटली, ऐसा नो? तो आईफोन का सेल्स हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा गुडविल के बेसिस पे, तो इनडायरेक्टली वो कंपोनेंट इंक्लूडेड है उधर, वो हम फाइंड आउट करते हैं, उसका गुडविल का इनडायरेक्टली बेनिफिट हम लेना चाहिए. दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सीक्रेट प्रॉफिट और सीक्रेट एसेट यू कैन से, ठीक है, वो कैसे करेंगे हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट 6th क्या बोला, दोबारा बोला. बेसिकली एडजस्टेड कैपिटल सर, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट बोल सकता है सर. इसका मतलब क्या है? जब एडमिट कर रहा है थोड़ा यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, ऐसा ना, थोड़ा जब एडमिट हो रहा है तभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कुछ नया चीज पता हो सकता है, समझ लो. मतलब एग्जिस्टिंग रेशियो में सर उन लोग को बेसिस नहीं है अभी सर, न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आना चाहिए, हाँ, कैसे पता चलेगा हमको, बोलो. कितना देना चाहते हैं उसके बेसिस पे डिपेंड नहीं होगा ना. मैं बोलूंगा मैं 1000 रुपीज ही दूंगा, तो मुझे एडजस्ट कर, मुझे ले लो, एडमिट कर लो, ठीक है, गुडविल और उसका असेसमेंट कर लो, मैं दे दूंगा. क्या क्या था देखो, उसके मेन डिपेंडेंसी फैक्टर किस में होगा, मतलब नया इनकमिंग पार्टनर कितना कैपिटल लेके आना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ज्यादा क्यों लेगा, ज्यादा ज्यादा क्यों कंट्रीब्यूट करेगा वो? मेहनत करके रखा तुमने ऑलरेडी, रिवैल्यूएशन के नाम पे, गुडविल के नाम पे, रिजर्व के नाम पे तुमने ऑलरेडी ले लिया पैसा पूरा, है कि नहीं? हाँ, तो फिर मैं क्यों ज्यादा दूंगा? ज्यादा नहीं देता है, ज्यादा नहीं देता है. देखो इधर देखो, 1:1 है, तो न्यू ए बी में तो ये भी सी हो गया, अभी 1:1 है, ठीक है, ठीक है. अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल 5 लाख था, समझ लो, इन दोनों मिलके, ठीक है, समझ लो एग्जिस्टिंग में भी ये 2,50,000 दिया है, ये 2,50,000 दिया है, ठीक है, ठीक है. हाँ, अभी बताओ न्यू पार्टनर कितना लेके आना चाहिए? 2,50,000 से कैसे बोला? सेम देखो, ये वन पार्ट, मतलब इसमें जो कैपिटल है दो पार्ट में हमने बेर कर रहा है इनडायरेक्टली, मतलब बेर मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट है ये तो, ऐसा ना. 1:1 हम दोनों लोग हाफ ऑफ बांटने के लिए प्रॉफिट, हम दोनों साथ में हाफ ऑफ कंट्रीब्यूट किया, इन्वेस्टमेंट किया है. तो तुम भी कल तीनों लोग हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट करना है तीनों बांट के करना है, ऐसा ना, सिंपल लॉजिक, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट. मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसके बेसिस पे तुम नया पार्टनर कितना लाना है फाइंड आउट करो, या नया पार्टनर जो ला रहा है उसके बेसिस पे तुम लोग तेरा कैपिटल चेंज कर लो. समझ में आ रहा है? समझ लो एग्जाम्पल, अभी ये मतलब ये जो 1/3 ना, इसका रेशियो 1/3 के लिए समझ लो, ये 30,000 लेके आ रहा है. कितना? सिर्फ 30,000 लेके आ रहा है 1/3 के लिए. टोटल फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? अगर 1/3 के लिए 30,000 है, तो टोटल फर्म का कितना होना चाहिए? इंटू 3/1 करो, 30,000 इंटू 3/1 करो, हाँ, 90,000 होगा. समझ में आ रहा है? 1/3 के लिए वो 30,000 ला रहा है ना, 3 lakhs नहीं, सॉरी 30,000 है ये. थ्री 1/3 मतलब
3 पार्ट्स में एक पार्ट के लिए 30,000 ला रहा है, तो समझ लो थी इसको तीन, एक पार्ट है 30, एक पार्ट 30, एक पार्ट 30, टोटल 3 पार्ट में 90 होगा, ऐसा ना? तो टोटल 90 है, 90 3 पार्ट्स में करो सेम 30,000, ऐसा ना? ठीक है, ये 1/3 के लिए 30,000 लेके आ रहा है, इससे ज्यादा मैं नहीं लेके पाऊंगा बोला है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम 30,000 लेके आ रहा है, तुम 1/3 के लिए, हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल 2.5 हम क्यों रखेंगे 2.5? ठीक है, तुम 30,000 लेके आ रहे हो, then I'll also maintain 30,000 in my capital account, so 2,20,000 I'll take it away, ड्राइंग्स के रूप में लेके जाऊँ, हाँ ड्राइंग्स I'll draw from the firm, so then my closing capital will be 30, my closing capital also will be 30, then we are at parity, yes or no? We are on the equal stage, yes or no? ये सब कैपिटल एडजस्टमेंट्स है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी, इक्वल मतलब यूनिफॉर्मिटी, पैरिटी होना चाहिए, नॉट नेसेसरी इक्वल रेशियो, समझ लो ये 1:1:2 के लिए 2 मतलब कितना है 4, 2/4 ना, हाँ 2/4 के लिए कुछ 1 लाख लेके आ रहा है, टोटल फर्म का कैपिटल कितना होगा 1 लाख इंटू 4/2 करो, 2 lakhs होगा, ऐसा ना? 2 lakhs होगा, तो 2 lakhs में मेरा शेयर कितना है 1/4, 50,000, बी का शेयर कितना है 50,000, ठीक है, मेरा ऑलरेडी कैपिटल 2,50,000 है, व्हाई शुड आई कंट्रीब्यूट 250, आई टेक 2 lakhs होम, समझ में आ रहा है? हाँ, दिस इज आई मीन पैरिटी इन द सेंस यू आर टेकिंग 2 parts in my profit, so then you contribute accordingly, yes or no? जितना ब्रेड है उतना ये आएगा, मतलब जितना एफर्ट दोगे उतना प्रॉफिट आएगा, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना प्रॉफिट आएगा, तुम कितना इन्वेस्टमेंट किया उसके बेसिस पे तुम प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तुम कैपिटल मेंटेन करो, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट्स, क्लियर? क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट, क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बलिना क्लियर? Okay, very good. What is the last point? Adjustment for life policy. इसका एडजस्टमेंट हम अलग से देख लेंगे, बेसिकली वही था कॉन्सेप्ट, लाइफ पॉलिसी पता है, अगर उसका प्रोसीड्स आया तो क्या करना है वो देख लेना पड़ेगा, मतलब पॉलिसी सरेंडर अगर करेगा, सरेंडर भी ऑप्शन है, क्या था पॉलिसी सरेंडर भी ऑप्शन है, सरेंडर मतलब क्या है, सरेंडर करना क्या है, पॉलिसी सरेंडर करना, ठीक है? एक बात बताओ, डेथ होने से तो तुमको पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, समझ लो रिटायरमेंट हो रहा है तभी तो तुमको कैपिटल पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है, तब तब उस केस में पैसा तुमको कैसे मिलेगा, हाउ डू यू गेट द अमाउंट? हाँ हाँ, पैसा कहाँ है तेरे पास देने के लिए, कैलकुलेशन तुम करोगे, वेरी फाइन, वेल एंड गुड, हाउ डू यू पे टू द रिटायरिंग पार्टनर, you don't have the amount, right? Whenever the policy matures or after the end of the period, policy period, you will get the amount. हाँ सरेंडर होता है, लॉस हो जाएगा, थोड़ा कुछ लॉस होगा लेकिन सरेंडर होता है, सरेंडर ऑप्शन इज देयर, ठीक है? नहीं, ऐसा तो रेयरली होता है, एडमिशन रिटायरमेंट ये तो काम नहीं है उन लोग का,
आज इस साल में किसी को एडमिट करना है, इस साल को किसी को रिटायर करना है, लो दैट हैपेंस नेचुरली ना, कुछ जेन्युइन रीजन है तभी तो होगा, ठीक है. और दिस सरेंडर इज ऑल्सो दे आर नॉट विलिंग टू सरेंडर, बट the circumstances are forcing them to surrender. Yes or no? What are the circumstances? We have to pay to the retiring partner in a lump sum amount. Say for example 1 crore we have to pay. We have taken the JLP, but this person is not dead. Yes or no? This person is not dead. How should we make the payment? There is an option called surrender value. Yes or no? Let us see that in the next class. Clear with this, all the amounts, I mean all the concepts? Okay. होमवर्क दे रहा हूँ. बुक में एडमिशन में देखो, जितना भी सैक्रिफाइसिंग रेशियोस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस है, सम्स पूरा करके आना. ओनली रेशियोस पार्ट है, ठीक है. सम्स पेज नंबर बताओ. 292 पेज नंबर नोट कर लो. इसमें सम से 1 2 3 4 कितना तक है बोलो. 3 है ना. एक मिनट रुको. 5 भी नहीं है. 4, हाँ 4 तक कर लो. 4 भी नहीं आएगा शायद. 1 2 3 इलस्ट्रेशंस कर लो. 1 2 और 3 कर लो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह, ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू आर क्लियर, हिट ऑन थम्स अप बटन. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रेज. Okay, I can see lot of messages, thumbs up buttons. Thank you.